इस वीडियो में मैं आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण औषधीय पौधे सफ़ेद मूसली की खेती के बारे में जानकारी दूंगा। यह पौधा जो है पिछले एक दशक से किसानों का बहुत ही आकर्षण का केंद्र रहा है और इसको कहीं पे वंडर क्रॉप, सोने की जड़ों वाली फसल तथा सदी की फसल आदि नामों से अलंकृत किया गया है। और यह खेती जो है खासकर जैसे आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु के तकनीकी रूप से जो प्रबुद्ध जो हैं किसान हों, चाहे पंजाब हरियाणा के मेहनती किसान हों, चाहे मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के प्रगतिशील किसान हों, इन समस्त क्षेत्रों के किसानों ने मूसली की खेती के प्रति अपना आकर्षण इसलिए बढ़ाया है कि से होने वाले लाभ जो कि उनकी परंपरागत खेती से मिलता था, उससे उसकी तुलना में काफ़ी अधिक उनको लाभ हो सकता है। इसलिए सफ़ेद मूसली जो है काफ़ी सफ़ेद मूसली की तरफ इन लोगों का ध्यान गया है। और यह प्राकृतिक अवस्था में जो है मध्य भारत के मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात राज्यों में मिलती है, जहाँ पे कि सागौन तथा साल के जंगल बहुतायत में पाए जाते हैं। और वर्तमान में मध्य प्रदेश के ही बैतूल, धार, खारगोन, होशंगाबाद और छिंदवाड़ा, खंडवा, शिवपुरी जिलों के जंगलों तथा उत्तर प्रदेश के ललितपुर, गुजरात के विभिन्न भागों, महाराष्ट्र के अमरावती और अकोला तथा राजस्थान के उदयपुर आदि जिलों में यह काफ़ी अधिक मात्रा में काफ़ी अधिक मात्रा में प्राकृतिक रूप में पाई जाती है। और साउथ में कर्नाटका, तमिलनाडु, केरल आदि राज्यों में भी प्राकृतिक रूप से यह पाई जाती है। यह जो है औषधि, इस औषधि की खेती जो है समस्त भारत में ठंडे प्रदेशों को छोड़ करके, जैसे हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर के राज्यों को छोड़कर इसकी विधिवत खेती भारतवर्ष के गर्म तथा आर्द्र क्षेत्रों में सफलतापूर्वक की जा सकती है। सफ़ेद मूसली के औषधीय उपयोग के बारे में खासकर यह एक दिव्य औषधि जानी जाती है। काफ़ी इसका जो है प्राचीन हिस्ट्री है। द एप्रिसिएशन ऑफ मेडिसिनल वैल्यू ऑफ द सफ़ेद मूसली हैज़ बीन मेड इन एंसेंट टाइम in India, and literature from the literature of 11th century edition से ये जो है काफ़ी प्रचलन में है। और यह सफ़ेद मूसली जो है मानव मात्र में आई हुई कमजोरी को दूर करने की क्षमता इसमें होती है। और कमजोरी बच्चों में यदि उम्र के साथ जो बढ़ने से जो होती है उसको भी दूर करती है। स्त्रियों में प्रसव के बाद जो स्थिति के कारण हो सकती है कमजोरी, और उसको दूर करने के लिए बुढ़ापे की वजह से और यौन शक्ति के ह्रास के कारण जो होती है, या अन्य किसी भी कारणों से हो सकती है। सफ़ेद मूसली इसके लिए बहुत ही अधिक उपयोगी है। और हमारे देश में सर्वाधिक प्रसिद्ध हेल्थ टॉनिक च्यवनप्राश का भी एक प्रमुख घटक है। महिलाओं को प्रसव के उपरांत दिए जाने वाले लड्डू में सफ़ेद मूसली एक प्रमुख घटक के रूप में प्रयुक्त होती है। इसमें वैज्ञानिकों की खोज के आधार पर मूसली के नए नए औषधीय उपयोग अभी सामने आ रहे हैं। खासकर सेक्सुअल वीकनेस के अलावा इसमें जैसे परंपरागत चिकित्सा पद्धतियों में सफ़ेद मूसली को जो है प्रमुखता जो है इसको एक महत्वपूर्ण रसायन और या एक बाजीकारक औषधीय पौधा के रूप में जाना जाता है इसको प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति में। और जिसका मुख्य उपयोग वात पित्त शमन हेतु एवं चेहरे पर निखार लाने हेतु तथा सामान्य कमजोरी दूर करने हेतु किया जाता है। इसके साथ साथ यह खांसी, अस्थमा, बवासीर, चर्म रोगों, पीलिया, पेशाब संबंधी रोगों एवं लिकोरिया के उपचार में भी इसका उपयोग होता है। और इसके अलावा इसमें यौन, खासकर ये जो है नपुंसकता दूर करने तथा यौन शक्ति एवं बलवर्धन के उपयोग में इसका सबसे ज़्यादा उपयोग होता है। इसके साथ साथ अनेक अन्य विकारों, विशेषतया जैसे मधुमेह, डायबिटीज़
जिसको कहते हैं कि उपचार में भी यह काफ़ी प्रभाव इसका सिद्ध हुआ है। वर्तमान में सफ़ेद मूसली का उपयोग जो है काफ़ी एक बड़े स्तर पर हो रहा है और उनमें से इसके कई प्रमुख उत्पादों की जानकारी के बारे में मैं बताऊंगा, जैसे कि बैद्यनाथ आयुर्वेद भवन द्वारा निर्मित बीटा एक्स गोल्ड करके जो है प्रोडक्ट मार्केट में है। देव फार्मा द्वारा निर्मित पोरस जीवन और दीनदयाल फार्मा द्वारा निर्मित 303 कैप्सूल, डाबर द्वारा निर्मित डाबर अश्वगंधा चूर्ण, मंत्र है हेल्दी हर्बल द्वारा निर्मित स्टेमिना तथा क्लाइमेक्स आदि के साथ साथ स्टिमुलैक्स, ओनर्जी, पैटर्न आदि अनेकों योगों में इसका उपयोग होता है। सफ़ेद मूसली का बाज़ार में इसका विपणन की व्यवस्था जो होती है उसके बारे में बताऊंगा थोड़ा। नई दिल्ली के खारी बावली क्षेत्र में कई व्यापारी एवं आढ़ती इसमें कार्यरत हैं, जो कि काफ़ी अधिक मात्रा में सफ़ेद मूसली को खरीदते हैं और फूड सप्लीमेंट के रूप में काफ़ी मात्रा में इसका निर्यात भी होता है। हालांकि इसका कोई रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है, लेकिन दिल्ली के साथ साथ इंदौर, मुरादाबाद और अहमदाबाद, मुंबई, हैदराबाद आदि इसके बड़े बिक्री के केंद्र हैं, जहां से कई व्यापारी इन्हें थोक मात्रा में खरीदते हैं और कई राज्यों में कई विभागों द्वारा विशेष वर्गों के व्यक्तियों के हेतु इसे पौष्टिक आहार तथा फूड सप्लीमेंट के रूप में भी दिए जाने के प्रयास किए जा रहे हैं। हालांकि इसके जो है निर्यात के तथा विभिन्न देशों में इनकी मांग के आंकड़ों का कोई निश्चित जानकारी उपलब्ध नहीं है, लेकिन इसका जो है एक अनुमान के अनुसार वर्तमान में इसका कुल उत्पादन जो है 5000 टन प्रति वर्ष है हमारे देश में, जबकि इसकी मांग जो है इंटरनेशनल नेशनल लेवल को मिलाकर के 35,000 टन इसकी मांग है। तो इन आंकड़ों से स्वतः ही सफ़ेद मूसली की भविष्य की मांग की ओर ये आंकड़े जो हैं सफ़ेद मूसली के भविष्य की ओर इंगित करते हैं तथा सफ़ेद मूसली के कृषिकरण करने के इच्छुक व्यक्तियों को इसकी पर्याप्त विपणन संभावना है। और इसी उल्लेख में फाउंडेशन फॉर रिवाइटलाइजेशन ऑफ लोकल हेल्थ ट्रेडिशन बंगलोर द्वारा एक सर्वेक्षण के आधार पर सफ़ेद मूसली को जो है सर्वाधिक मांग वाले टॉप 20 प्लांट्स एंड ट्रेड्स में स्थान दिया गया है। सफ़ेद मूसली के बारे में बताऊं कि किसे कहते हैं। वैसे वर्तमान में जिसे हम औषधीय पौधे के रूप में सफ़ेद मूसली नाम से जाने जाते हैं, क्या वही सफ़ेद मूसली है? इस प्रश्न में काफ़ी विवादास्पद या थोड़ा कंट्रोवर्सी है। सफ़ेद मूसली की किस्म जैसे क्लोरोफिटम बोरेविलियानम को ही वैसे सही किस्म माना जाता है, लेकिन पुराने साहित्य में ओल्ड लिटरेचर में इससे संबंधित कई विशेष तथा अन्य तथ्य मिलते हैं। जैसे बहुत पुराने साहित्य में जो है पुराने लिटरेचर में एस्पेरेगस एडसेंडेंस तथा क्लोरोफिटम अरेंडिनेशियम को भी सफ़ेद मूसली का लैटिन नाम बताया गया है। इंडियन मैट्रिया मेडिका बाय श्री ए के नंडकर्णी 1954 में सफ़ेद मूसली का लैटिन नाम एस्पेरेगस एडसेंडेंस दर्शाया गया है। और इसी तरह से RN चोपड़ा और एल नायर तथा IC चोपड़ा 1956 द्वारा संपादित पुस्तक ग्लोसरी ऑफ इंडियन मेडिसिनल प्लांट्स आयुर्वेदिक फ्लोरा मेडिका 1978 में भी जो है इसको जो है एस्पेरेगस क्लोरोफिटम एडसेंडेंस के नाम से दर्शाया गया है। तथा राम सुशील द्वारा लिखित पुस्तक वनौषधि निर्देशिका आयुर्वेदिक फार्माकोपिया में भी सफ़ेद मूसली का लैटिन नाम एस्पेरेगस एडसेंडेंस ही माना गया है। जबकि खिमराज श्री कृष्ण दास प्रकाशन द्वारा शालिग्राम निघंटु भूषण में एस्पेरेगस सारमेंटोसम को सफ़ेद मूसली माना गया है। तो इसमें थोड़ा ये कंट्रोल। और इसी प्रकार भाव प्रकाश निघंटु में श्री KC चुनेकर 1982 ने सफ़ेद मूसली को क्लोरोफिटम अरेंडिनेशियम के रूप में पहचाना है। इस प्रकार पुराने साहित्य में सफ़ेद मूसली को
एस्परगस एडसेंडेंस, क्लोरोफिटम ट्यूबरोसम तथा क्लोरोफिटम अरेंडिनेसम के रूप में पहचाना गया है। तो ये पुराने साहित्य में मूसली के दो प्रकार भी बताए गए हैं, एक काली तथा सफ़ेद मूसली। इनमें काली मूसली जो कर्किला ऑर्कोइड्स के रूप में पहचानी गई है तथा सफ़ेद मूसली लिलिएसी कुल के एस्परगस एडसेंडेंस के रूप में जानी जाती है, मतलब पहचान की गई। कई क्षेत्रों में जैसे केरल में दोनों प्रकार की मूसलों को एक ही नाम से जाना पहचाना जाता है तथा दोनों प्रकार की मूसलों का एक ही नाम नीलापन किलानु करके यहाँ से वहाँ पे जाना जाता है। तो इस प्रकार से जो है, हालांकि इनके वैज्ञानिक नाम क्लोरोफिटम, इनके जो है काफ़ी जो है नाम में अंतर हैं पुराने नामों में, लेकिन जो है क्लोरोफिटम बोरेलियानम को ही सफ़ेद मूसली के नाम से ज़्यादा जाना जाता है प्रेजेंट टाइम में। और मतलब सही पहचान यही है, क्लोरोफिटम बोरेलियाना को ही सफ़ेद मूसली मानते हैं। और जनमानस एवं किसानों में यह इस नाम को ही लोकप्रिय बनाने के लिए सफ़ेद मूसली की उत्कृष्ट प्रजाति क्लोरोफिटम बोरेलियानम के नाम से ही इसे जाना जाता है। और इसका अभी तक तो सफ़ेद मूसली के बारे में जो है कोई ऐसे वैज्ञानिक लोगों का इनका इसके प्रति ध्यान नहीं गया है, लेकिन किसानों के द्वारा ही, जैसे जीडी मित्तल मध्य प्रदेश के तथा धार जिले के किसान पाटीदार द्वारा सफ़ेद मूसली की कृषि तकनीकी करने पर इस क्षेत्र में इन्होंने कुछ काम किया है, लेकिन शोध संस्थानों तथा कृषि वैज्ञानिकों का कोई विशेष यह जो है फसल अभी तक ध्यान आकर्षित नहीं कर पाई है। और सफ़ेद मूसली के प्रमुख जो हैं, वैसे भारत में इसकी 17 किस्में हैं, जहाँ पूरे विश्व भर में तो इसके 256 किस्में पाई जाती हैं। इनमें से 17 किस्में भारतवर्ष में देखी जा सकती हैं, जिसमें से मुख्यतः ये क्लोरोफिटम ब्रेविस के और क्लोरोफिटम लैक्सम, क्लोरोफिटम एटोनेटम, क्लोरोफिटम एट्रिनियम, क्लोरोफिटम कोमोसम, क्लोरोफिटम ट्यूबेरसम, ये जो हैं, और क्लोरोफिटम अरेंडिनेसियम, क्लोरोफिटम बोरेविलियानम, ये स्पीसीज मुख्यतः मिलती हैं। लेकिन जो है क्लोरोफिटम बोरेलियानम ही इसको ज़्यादातर किसानों में जाना जाता है सफ़ेद मूसली के नाम से। जो प्राकृतिक जो सफ़ेद मूसली है उसके कृषिकरण के बारे में भी अभी जो है प्राकृतिक जो रूप में मिलती है और जो खेती से की जाती है उसमें भी कुछ लोग कहते हैं कि प्राकृतिक रूप में जंगलों में पाया जाना औषधीय पौधा जो है विधिवत जो है कृषिकरण के से किए हुए पौधे से जो है वो सुपीरियर नहीं माना जाता है, जबकि यह जो है प्रेजेंट सिनेरियो में यह जो है उचित नहीं माना जाता है, क्योंकि जो है खेती मूसली की खेती यदि जब की जाती है तो वो उसमें उसके गुण एवं गुणवत्ता जो है समय के अनुसार बढ़ती जाती है, जबकि जो पौधा जंगल से कलेक्ट किया जाता है सफ़ेद मूसली का, तो उसमें जो है वो पूरा परफेक्ट होने से पहले ही उसे उखाड़ दिया जाता है और उससे जो ऊपर से जो प्लांट होता है वो जो है उसकी पत्तियां झड़ जाती हैं और उसको पहचाना भी मुश्किल हो जाता है, और समय से पहले ही उसको जो है जंगल से उसका विध्वंस किया जाता है। इसलिए जो है खेती से किया हुआ पौधा अगर गुणवत्ता की दृष्टि से खासकर जलवायु के अनुसार यदि हम इसकी खेती करते हैं नम गर्म एवं आर्द्र एरियाओं में, तो वो काफ़ी औषधीय गुण उसमें विकसित हो जाते हैं। तो जो है इस तरह से किसानों का जो है या कुछ जो हैं ड्रग इंडस्ट्री में लोग इसमें जो भेद करते हैं कि वाइल्ड प्लांट ज़्यादा सुपीरियर है, तो ये ज़्यादा उचित प्लांट है अगर हम जो है खेती से इसको उगाएं। और इसका जो है सफ़ेद मूसली के कृषिकरण की आवश्यकता क्यों है, क्योंकि एक तो इसके जंगलों से जो है इसकी आवक में निरंतर कमी हो रही है,
जिससे जंगलों में यह लुप्तता की ओर बढ़ गई है, काफ़ी डिक्लाइनिंग स्टेज में है। और इस वजह से सफ़ेद मूसली के कृषिकरण की ओर लोगों का ज़्यादा ध्यान गया है। और 1990 के उपरांत धीरे धीरे किसान इसकी खेती की ओर आकर्षित होने लगे हैं। और जिसके फलस्वरूप जो है किसान इसके खेती काफ़ी राज्यों में जो है वर्तमान में सर्वाधिक यह किसानों की चहेती फसल भी बन गई है। जैसे छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, गुजरात राज्यों में यह काफ़ी बड़े स्तर पर इसकी खेती सफलतापूर्वक प्रारंभ हो चुकी है। और सफ़ेद मूसली की खेती जो है एक औषधीय फसल के रूप में मुख्यतः की जाती है, जिसकी कृषि तकनीकी से संबंधित मैं आपको जानकारी दूंगा कि इसके लिए उपयुक्त जलवायु जो है सफ़ेद मूसली के लिए गर्म तथा आर्द्र प्रदेश का यह जो है मुख्य पौधा है। इसलिए जैसे भारत में इसमें मैंने बताया कि उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर के ऊपरी क्षेत्रों को छोड़कर ये सभी क्षेत्रों में जो है प्राकृतिक रूप में कहीं कहीं पे पाई भी जाती है। और यह है इसका कृषिकरण को भी किया जा सकता है जलवायु के अनुसार। और भूमि का, क्योंकि एक मूसली सफ़ेद मूसली एक कंदीय फसल है, यानी ट्यूबर्स जिसको बोलते हैं कंद, इसलिए इसको नर्म तथा गर्म जलवायु में इसके ट्यूबर्स आसानी से विकसित हो सकते हैं। और इसके गुणवत्ता की दृष्टि से रेतीली दोमट मिट्टी तथा लाल मिट्टी एवं हल्की कपासिया मिट्टी तथा हल्की पीली मिट्टी में भी यह विकास के लिए उपयुक्त पाई जाती हैं ये मिट्टियाँ भी। और इसमें pH 6.5 से 8.5 ज़मीन का pH भी इसके लिए उपयुक्त माना गया है। और ज़मीन में ज़्यादा जल निकास की व्यवस्था होनी चाहिए, जल भराव नहीं होना चाहिए। और इस कृषिकरण में इसके सबसे पहले इसकी उन्नत किस्मों के बारे में, यूँ तो मूसली की कई किस्में, जैसे 17 किस्में भारत में जो स्पीसीज़ बताई गई हैं वो पाई जाती हैं। लेकिन औषधीय गुणों एवं उत्पादन कृषिकरण की दृष्टि से जो है अभी तक जो है क्लोरोफिटम बोरेलियानम ही सबसे उपयुक्त किस्म है। और इस किस्म की कोई अभी तक उन्नत प्रजाति किसी संस्थान एवं किसी कृषि वैज्ञानिक द्वारा जारी नहीं की गई है। लेकिन इसकी गुणवत्ता की दृष्टि से MDH बायो 13 किस्म के जो कि दंतेश्वरी हर्बल फार्म्स बस्तर द्वारा सेलेक्शन के आधार पर विकसित की गई है, इसके परिणाम देखने को मिल रहे हैं, काफ़ी अच्छे मिल रहे हैं किसानों में। और बिजाई से पूर्व खेत की तैयारी अच्छी तरह से कर लेनी चाहिए। इसके जो है यूँ तो यह उत्तरी मध्य भारत में मूसली की बिजाई 15 जून के बाद तथा दक्षिण भारत में इसको मई के बाद की जाती है। परंतु इससे पूर्व जो है खेत की विधिवत तैयारी करना आवश्यक होता है। और खेत की प्रारंभिक तैयारी के रूप में आवश्यक होता है कि खेत के विभिन्न पोषक तत्वों से परिपूर्ण बनाया जाए। इसलिए कंपोस्ट की खाद का उपयोग किया जाता है, हरी खाद का भी तथा दोनों मिश्रित हरी खाद तथा दोनों का मिश्रित उपयोग भी किया जाता है। और इसको हरी खाद के लिए जो है इसमें 60 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से जो है इसमें बो दिया जाता है प्लांट्स, जैसे इसमें ग्वारफली को। और फिर इसको जो है इन्हें काट करके उसी खेत में डाल दिया जाता है, और ताकि ये ज़मीन में अच्छी प्रकार से मिल जाए और इस प्रकार से डिकम्पोजिशन हो जाए। मूसली की फसल के लिए उपयुक्त पोषक तत्वों की पूर्ति हेतु हरी खाद की व्यवस्था जहाँ कि यदि न हो सके तो गोबर की खाद अथवा कंपोस्ट की खाद की व्यवस्था करना भी वांछित होता है। इसमें लगभग 10 ट्रॉली यानी लगभग 25 टन गोबर जो है कंपोस्ट की खाद मिला दी जाती है 1 एकड़ में, लगभग 1 एकड़ के लिए। और यह ध्यान रखना होता है कि खाद अच्छी प्रकार से पकी हुई हो। और फिर इसके बाद बेड्स निर्माण के बारे में नेक्स्ट आता है कि खेत की तैयारी में खाद मिलाने के बाद बेड्स बनाए जाते हैं। कंदीय फसल होने के कारण मूसली की अच्छी बढ़त के लिए आवश्यक होगा कि इसे मेड़ अथवा बेड इसे बेड पर लगाया जाए, न कि सीधे खेत में। और
बेड्स सामान्यतः 9 इंच से 1 फीट तक की हो सकती हैं और इनकी जो है चौड़ाई के संबंध में भी अलग अलग किसानों द्वारा अलग अलग सिस्टम अपनाए जाते हैं। लेकिन जैसे कोई कहीं पे इसको 9 इंच से 1 फीट के बेड बनाते हैं, तो कहीं पे 6 इंटू 6 इंच की दूरी पर कहीं पे इसको 3.5 फीट चौड़े बेड्स बना करके इसमें 6 इंटू 6 इंच की दूरी पर ये कतार में पौधे लगाए जाते हैं। तो ये कोई फिक्स नहीं, लेकिन इसमें बेड बनाना उचित रहता है। फिर बिजाई के लिए इसके प्लांटिंग मटेरियल इसके घन कंदों से की जाती है, यानी कि पुराने ट्यूबर्स जो होते हैं उनसे। इसके लिए पूर्व में पिछली फसल से प्राप्त किए हुए कंदों से उपयुक्त साइज़ के जो हैं बीज तैयार किए जाते हैं और बीज तैयार करने की प्रक्रिया में जो है डिस्क अथवा क्राउन से लगी हुई ट्यूबर्स अथवा फिंगर्स को काट कर अलग अलग कर लिया जाता है और ये सभी अलग हुई ट्यूबर्स लाइक जो होती हैं ये ट्यूबर्स बीज बन सकते हैं। परंतु फिंगर्स को अलग करने की प्रक्रिया में ध्यान रखना चाहिए कि फिंगर के साथ क्राउन अथवा डिस्क का कुछ भाग अवश्य लगा रहे। फिर इसमें जो प्लांटिंग मटेरियल की मूसली की खेती में सर्वाधिक खर्च इसके बीजों पर ही होता है, क्योंकि इसके बीज जो है वर्तमान में काफ़ी महंगे हैं और बीज को जो है इसके बीज के लिए इसको बुकिंग करवानी पड़ती है किसानों को। वर्तमान में प्रचलित सिस्टम के अनुसार इसके बीजों की बुकिंग 15 सितंबर के बाद प्रारंभ हो जाती है। यदि बीज की बुकिंग 30 दिसंबर के पूर्व कर ली जाए तो 350 रुपये प्रति किलोग्राम यह बीज मिलता है, जबकि यदि इसकी बुकिंग 31 मार्च तक की जाए तो यह 400 से 450 किलोग्राम और यदि इसके उपरांत बिजाई प्रारंभ होने तक दरों में जो है उत्तरोत्तर बढ़ोतरी होती जाती है। तो फसल कभी फिर अगर उसमें समय जो है उपरांत काफ़ी करते हैं आप तो काफ़ी देर में वो तो 600 से 800 रुपये जो है प्रति किलोग्राम तक भी पहुंच जाती है। लेकिन अच्छी गुणवत्ता का बीज जो है औसतन 400 से 500 किलोग्राम प्रति किलोग्राम तक प्राप्त हो सकता है। फिर बीजों का ट्रीटमेंट बुआई से पहले बिजाई तो कंदों का जो है ट्रीटमेंट किया जाना आवश्यक होता है और खासकर रोगों तथा फंगसों से जो कि मुक्त हो जाए। और फिर वेट्स पे जो है ट्यूबर्स की बिजाई की जाती है। वेट्स बनाने के लिए बीज प्राप्त करने के लिए उन्हें ट्रीट करके वेट्स में बिजाई की जाती है और फसल सुरक्षा में हेतु उसमें समय समय पर जैसे 7 से 10 दिन के अंदर जो है निराई गुड़ाई की जाती है और किया जाना मतलब प्रारंभ हो जाता है। 7 से 10 दिन के अंदर उगाव जब प्रारंभ हो जाता है तो उसमें जो है निराई गुड़ाई करनी आवश्यक होती है। यह माना जाता है कि मानसून में बादलों की जो है बादलों की गड़गड़ाहट का पौधों के उगाव में एक महत्वपूर्ण उपयोग होता है और उन पर फूल आना शुरू हो जाते हैं जिन पर बीज उसके बाद बीज बनते हैं और लगभग 2.5 महीने के उपरांत पीले होकर के सूखने लगते हैं। भी लगभग 100 दिन की अवधि में जो है पत्ते गिरने लग जाते हैं इस फसल से। और ये ट्यूबर्स ज़मीन में पड़े हुए पेड़ मैच्योर हो जाते हैं, अतः इन्हें लगभग 9 से 10 माह तक ज़मीन में ही रहने दिया जाता है तथा मार्च अप्रैल में खोद करके इनको निकाल दिया जाता है। तो मानसून की फसल होने की वजह से तथा ऑर्गेनिक मैटर का उपयोग भी भारी मात्रा में करने से की वजह से खेत में खरपतवार आना स्वाभाविक बात है, जिनके लिए इसके नियंत्रण के लिए निराई गुड़ाई किया जाना आवश्यक होता है। इसलिए सिंचाई की मूसली की बिजाई मानसून के प्रारंभ में कर दी जाती है तथा इसकी अधिकांश वनस्पति जो है वेजिटेटिव ग्रोथ जो है मानसून में ही हो जाती है। लेकिन यदि बारिश न हो रही हो तो मानसून अनियमित हो, बारिश न हो रही और मानसून अनियमित हो तो 10-12 दिन में एक बार पानी देने की आवश्यकता होती है इस फसल के लिए। खेत
से मूसली खोदने का समय। मूसली हार्वेस्टिंग के लिए जो है सर्वाधिक उपयुक्त समय कौन सा होगा, इसमें भी जो है एक महत्ता नहीं है। कई कृषि वैज्ञानिकों का मत है कि जब सितंबर अक्टूबर में मूसली के पत्ते झड़ जाते हैं तो इसके बाद इन्हें खेत में रखने के क्या तुक है। परंतु व्यवहारिक परिणाम ये दर्शाते हैं कि जब तक मूसली का छिलका कठोर न हो जाए तथा इसका रंग सफ़ेद रंग से बदलकर गहरा भूरा ना हो जाए तब तक इसे ज़मीन से नहीं निकालना चाहिए। और फिर इसके बाद जो है खुदाई के बाद जो है जो सर्वाधिक उपयुक्त समय जो है इसका 15 से 30 अप्रैल तक का होता है इसका खुदाई का। और मूसली खुदाई के यानी हार्वेस्टिंग के बाद जो है इसका प्रक्रियाकरण यानी प्रोसेसिंग की जाती है। ये खेत से खोदने के उपरांत मूसली को दो कार्यों के लिए, एक तो प्रोसेस करके इसको बिक्री के लिए बिक्री के लिए रख देते हैं, दूसरा इसकी अगली फसल की बिजाई है तो बीज के रूप में इसको रखा जाता है। और छिलका उतारने की जो विधि सर्वाधिक जो प्रचलन में है, इसके लिए जो है मूसली के फिंगर्स को अलग करके चाकू अथवा पीलर की सहायता से इसका छिलका निकाला जाता है और छिलका वैसे ही उतारा जाता है जैसे आलू का छिलका। फिर मूसली की खेती की संपूर्ण प्रक्रिया छिलका उतारने का कार्य सबसे ज़्यादा कठिन तथा जो है टाइम कंज्यूमिंग है। और इस जो है छिलका छील लेने के उपरांत छिली हुई मूसली को किसी साफ कपड़े पर डालकर सूखने हेतु रख दिया जाता है। फिर प्लांटिंग मटेरियल हेतु मूसली का संग्रहण जो उसमें से यदि एक उसमें लगा रहे हैं एकड़ में तो लगभग अगर हमको 15 कुंटल मिलता है तो 10 कुंटल हम जो है उसके लिए सेल के लिए रख देते हैं, 5 जो है बीज आई के लिए रख देते हैं। फिर उसके लिए प्लांटिंग मटेरियल को जो है मूसली का कैसे संग्रहण किया जाए कि बीज जो है उसमें मार्च अप्रैल में मूसली को जो है ज़मीन से खोदने के उपरांत इसका जो है सुरक्षित रह जाएं, तो उसके लिए उसको जो है बीज के संग्रहण की पारंपरिक व्यवस्थाओं में इसे मिट्टी के घड़ों में अथवा गड्ढों में रेत डालकर रखा जाता है। जहाँ बड़ी मात्रा में इसका संग्रहण करना हो वहाँ उसके लिए कोल्ड चेम्बर्स बनाए जाते हैं। और मूसली की खेती से उपज की प्राप्ति, अभी तक मूसली की खेती से संबंधित जो प्रयास हुए हैं वो दर्शाते हैं कि जैसे इन्होंने जरवाल एंड उनियाल की ये किताब निकली है 2003 में, तो उन्होंने इसको खेती के बारे में विस्तृत जानकारी दी है। और विभिन्न जैसे मध्य प्रदेश के किसानों से और गुजरात वगैरह उन्होंने वहाँ से उनसे काफ़ी वगैरह सर्च करके बाद इसको किताब में जानकारी दी है। और उसमें लिखाया गया है कि मूसली की खेती में यदि हम जो है बीज की तुलना में जो है लगभग 5 से 6 गुना ज़्यादा उपज प्राप्त होती है। यानी कि इस प्रकार यदि 4 कुंटल बीज हमने 4 कुंटल बीज प्रयुक्त किया गया बिजाई में तो इससे लगभग 20 से 25 कुंटल के करीब गीली मूसली प्राप्त होगी। और अभी तक के परिणाम यह दर्शाते हैं कि मूसली की अच्छी फसल से किसान को औसतन 20 से 22 कुंटल मूसली प्राप्त हो जाती है। और यदि जोखिम वगैरह विभिन्न प्रकार के जोखिमों का ध्यान देखा जाए तो औसतन जो है 15 कुंटल के उत्पादन की अपेक्षा तो किसान को करनी ही चाहिए। और इसमें सुखाने के बाद थोड़ा फसल में मूसली के जो है वज़न में कमी आ जाती है। और मूसली की बिक्री दर भी जो है उसके ग्रेडिंग के अनुसार से होती है। जो सी ग्रेड की श्रेणी वाली मूसली होती है, यह मूसली जो है काफ़ी छोटी तथा पतली एवं भूरे काले रंग की होती है। और इसका जो है बाज़ार में जो है पंसारियों खासकर ठेकेदारों के माध्यम से इसकी यह बिकती है और इसका 50 से 350 रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से बिकती है। बी श्रेणी की जो है मूसली जो है ये थोड़ा ये से थोड़ा कम और हल्की होती है और सी से थोड़ा बेटर होती है, तो इसका 350 से 750 रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से यह बिकता है। और ये श्रेणी की तो मूसली जो आती है वो प्लांटिंग मटेरियल लेकर तैयार की जाती है। यह देखने में लंबी, थोड़ा मोटी, कड़क और सफ़ेद होती है और बाज़ार में इसका जो है 1000 से लेकर 1800 रुपये प्रति किलोग्राम के यह बिकता है यह उत्पाद इसकी जड़ें। और
मूसली की खेती के आर्थिक पहलू, जैसे इसमें मुख्यतः इसमें खेती के लिए पहले जैसे जुताई और वगैरह, बीज के लिए गोबर कंपोस्ट और कुछ लागतें वगैरह खर्चा आता है। तो उसमें काफ़ी जो है उसमें पहले प्राप्तियाँ फर्स्ट ईयर में जैसे हमको कुछ जैसे आपको 15 कुंटल मिलता है किसान को, यदि कुछ किसान 1 एकड़ से 15 कुंटल लेता है तो 5 कुंटल उसका जो है बीज के लिए मिल जाता है अगले फसल के, और 10 कुंटल के से वो लाभ प्राप्त कर सकता है।